हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक का शीर्षक है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, द पिलर ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28, 29, 30 जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के हिस्से हैं, ये हमारे देश के पंथ निरपेक्षता का आधारभूत स्तंभ हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे मुखातिब हुआ हूं और उस पर अभी अगले 35 मिनट तक आपसे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, आज जो जिन जिन बातों का मैं उल्लेख करूंगा वो निम्नानुसार है। पहला इंट्रोडक्शन यानी भूमिका, दूसरा डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये कौन कौन से अधिकार हैं जो अभी मैंने धारा 25, 26, 27, 28, 29 और 30 के बारे में आपको बताया, उसके बारे में हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। देयर आफ्टर डिफरेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसों में बहुत सारे निर्णय दिए हैं जो कि हमारे पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, आखिर हमारे देश का जो संविधान है और जो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है, क्या उन सिद्धांतों को पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जा सका है या उसमें कोई कमी है, या कहां तक उस सेकुलरिज्म के सिद्धांत को हमारे देश में अपनाया गया है, दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। और इसके अलावा भारतीय इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, अब जैसे कि ये आप जानते होंगे कि जो पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत है, इट इज़ टोटली ए वेस्टर्न कंसेप्ट, पश्चिमी देशों से ये उद्भव हुए हैं। खास करके रिफॉर्मेशन, रेनेसा जो पश्चिमी देश में फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति हुआ, उसके बाद से पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जहां पर कि स्टेट और चर्च की लड़ाई में स्टेट जो है ज़्यादा मजबूत हो गया और चर्च को कमज़ोर बना दिया गया। तो वहाँ से सेकुलर विचारधारा की उत्पत्ति हुई। तो लेकिन हमारे देश में जो सेकुलरिज्म जो अपनाया गया है, उसका अपने एक खास विशेषता है, खसूसियत है, उसके बारे में हम बताएंगे। और उसके बाद में कुछ जो समालोचक हैं, सेप्टिक हैं, उनका कहना है कि हिंदुस्तान में सेकुलरवाद नहीं है, ये एक स्यूडो सेकुलर देश है, माने छद्म निरपेक्ष देश है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में कंक्लूजन, उपसंहार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में भूमिका, पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में अभी मैंने लिखा है। व्हाट डज दिस मीन? आपको मालूम होगा कि हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने, आज 26 नवंबर है, आज के दिन की बहुत ज़्यादा विशेषता है, इसको संविधान दिवस भी कहते हैं, लॉयर्स डे कहते हैं। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। तो आज के दिन का विशेष महत्व है। और उसके बाद में हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन भूमिका में क्या है? पहला 42 में 42nd अमेंडमेंट मैंने लिखा। व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा
आपातकाल के दौरान 1976 में लाया गया था, और एक इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपबंधों में संशोधन किया गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो संशोधन था वो क्या था कि हमारे भारतीय संविधान के प्रेम्बुल में जो प्रकथन कहते हैं उसमें सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे जो कि मूल संविधान में नहीं था। हालांकि दोस्तों यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान जब बनाया गया था तो संविधान निर्माताओं ने हालांकि इस वर्ड का उपयोग मूल संविधान में नहीं किया था, लेकिन पूरा संविधान की जो मंशा थी वो पंथ निरपेक्षवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा था। माने उन्होंने सेकुलर विचारधारा को रखते हुए संविधान का निर्माण किया था, जो कि आपको संविधान के एक एक आर्टिकल में, एक एक उपबंध में आपको मिलेगा। लेकिन श्रीमती गांधी के सरकार ने क्या किया कि उसको क्लियर कर दिया और स्पष्ट रूप से सेकुलरिज्म वर्ड प्रकथन में जोड़ दिया गया। दूसरा, ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त रूप से कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या किया था, और 13 जजों के बेंच ने यह लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं कि हमारे भारत के पार्लियामेंट के द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित किया जा सकता है। इवन जो संशोधन की धारा है, धारा 368, उसको भी संशोधित किया जा सकता है। लेकिन भारत के पार्लियामेंट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या उसके एग्जीक्यूटिव के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी पूरी तरह से व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया। लेकिन उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पंथ निरपेक्षवाद है, सेकुलरिज्म है, वो भारत के संविधान का स्पेशल फीचर है, स्पेशल स्ट्रक्चर है, माने बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इससे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आज की तारीख में या आने वाले दिनों में कोई ऐसी सरकार देश में आ जाए जो पूरे कॉम्युनल आधार पर सत्ता में आ गया हो, और अगर वो संविधान बदलने की कोशिश करे तो क्या होगा? मान लो उनको 2/3 बहुमत भी मिल जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को जो पंथ निरपेक्षवाद को कमजोर करता है क्या करेगा? स्ट्रक डाउन कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा, क्योंकि सेकुलरिज्म हैज बिकम द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, दूसरा हिस्सा हमारे लेक्चर का क्या है? डिफिनीशन ऑफ सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म का जो परिभाषा है वो क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, मतलब सर्वधर्म समभाव। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म की उत्पत्ति हुई, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म की उत्पत्ति तो हमारे देश में ही हुई। और इसके अलावा बहुत सारे धर्म के लोग हिंदुस्तान में आए। आपको पता होना चाहिए कि जब सासानिद एम्पायर का डाउनफॉल होने लगा और अरब में मुसलमानों का राइज हुआ, इस्लाम का उदय हुआ, तो उन्होंने क्या किया? पूरे ईरान को, जिसको पहले फारस कहा जाता था और जिसका जो भाषा था वो था पर्शियन, और वहाँ के रहने वाले कौन थे? जोरोस्ट्रियन, जिसको पारसी कहते हैं, उन्होंने कत्लेआम किया। और इस कत्लेआम से या तो कत्लेआम किया या उन्होंने ऑप्शन दिया कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, और इससे डर करके भाग करके बहुत सारे
जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी हिंदुस्तान में आए, जो आज सूरत और बॉम्बे के इलाकों में रहते हैं। तो दोस्तों, और आज उनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि आबादी घट रही है उनकी। तो दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि हमारे जो सेकुलरिज्म का जो मेन फाउंडेशन वो क्या है? रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के प्रति आदर, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म के प्रति एक समानता का विचार, आदर। दूसरा, एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कोई भी बहुमत किसी भी पार्टी के पास में है या नहीं है, उसका टेस्ट कहाँ होगा? विधानसभा या लोकसभा के पटल पर, दूसरे जगह ये इसका टेस्ट नहीं हो सकता है। ये तो लैंडमार्क जजमेंट है ही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा, रिलीजन और पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति को आप मिक्स नहीं कर सकते। कोई भी सरकार जो अनसेकुलर पॉलिसी अडॉप्ट करता है, मतलब कॉमनल पॉलिसी अडॉप्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अनसेकुलर का उल्टा समानार्थक क्या होगा? कॉमनल, सांप्रदायिक पॉलिसी अडॉप्ट करता है, जो विशेष किसी विशेष धर्म के लिए, किसी विशेष समुदाय के लिए किया जाता है, टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर कम्युनिटीज, दैट इज कॉल्ड अनसेकुलर या कॉमनल पॉलिसीज। तो ऐसी स्थिति में दैट पॉलिसी विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, मतलब उसको निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, सेकुलरिज्म का फाउंडेशन हमारे देश में पिछले 75 साल में बहुत ही मजबूत हो गया है। आम हिंदुस्तानी की सोच भी अब पूरी तरह से सेकुलर है। तो इस सेकुलरवाद को निश्चित रूप से हमें मजबूत करना होगा, तभी हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं, वो मजबूत रह पाएंगी, अन्यथा नहीं रहेंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का बहुत सारा जो इलाका है, वहाँ पर केवल एक धर्म का बहुमत नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में बहुत सारे जो राज्य हैं, वहाँ पर क्रिश्चियनों का बोलबाला है। जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में मुसलमानों का बोलबाला है। केरल में आप देखेंगे क्रिश्चियन और मुसलमान दोनों बराबर हैं, और वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में ही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमें, और हिंदुओं में भी विभिन्न प्रकार के मत हैं। हमने एक दिन दक्षिण भारत के लिंगायत संप्रदाय के बारे में बताया, उसी के आधार पर रामकृष्ण मिशन और बहुत सारे संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर ही है, जैसे आर्य समाजी। तो कहने का आशय यह है कि हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां बोली जाती हैं, अनेक रेस हैं। तो ऐसी स्थिति में सेकुलरवाद का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं फॉर रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए या सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं, उनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण उपबंध हैं, उसके बारे में व्याख्या कर रहा हूं। जैसे आर्टिकल 25, इसमें क्या लिखा है? राइट टू फ्रीली प्रोफेस। हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को अपनी धर्म को प्रोफेस करना है। वो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उनके स्वेच्छा पर निर्भर करता है, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब वो विभिन्न प्रकार के उस धर्म से संबंधित जो कर्मकांड है उसको वो अपना सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करे,
या धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करे, लोभ दे करके, लालच दे करके, पैसा दे करके, ये पूरी तरह से इलीगल है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा करता है, दूसरे धर्म को अपनाता है, जैसे ए.आर. रहमान ने, ग्रेट म्यूजिशियन ए.आर. रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया, पहले वो हिंदू था, तो ये उसकी स्वेच्छा है। लेकिन किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। द राइट टू गेट अदर पर्सन कन्वर्टेड इज नॉट परमिसिबल इन द लॉ। इसके बाद में राज्य जो है वो किसी भी धार्मिक संस्था के आर्थिक, राजनीतिक जो या धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं उसको नियंत्रित या रेगुलेट करने का काम कर सकती है। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 26 में क्या लिखा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर धार्मिक समूह का, हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट, व्यवस्थापन खुद कर सके। आर्टिकल 27 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रमोशन के लिए टैक्सेशन नहीं किया जाए, उन पर कर नहीं लादा जाएगा। और आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कि किसी व्यक्ति को जो धार्मिक उपदेश हैं या उनके जो शिक्षा हैं उसको वो चाहे तो प्राप्त कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है, उसको किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है। और आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रिजर्व देयर कल्चर। दोस्तों हमारे संविधान में आर्टिकल 29 में लिखा गया है कि हर व्यक्ति को अपने लैंग्वेज, माने भाषा, स्क्रिप्ट या कल्चर को अक्षुण्ण रखने का आज़ादी है। और इसी तरह से आर्टिकल 30 में टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। अगर वो कोई माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक है तो वो अपने द्वारा शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उसके बारे में हमने आपको विशद रूप से बताया।